So we are here with your rapid revision business studies class 12 chapter number 12. So till now we have covered all the chapters, 8 chapters of part 1 and 9, 10, 11 of part 2. तो today we are going to end this revision video. आज आपकी revision complete होने वाली है with this chapter number 12 that is consumers protection. अभी तक आपने मैनेज कर लिया, बिजनेस की ग्रोथ की बात कर ली, फिनेंस की बात कर ली, मार्केट की बात कर ली, किस तरीके से कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केटिंग कर सकता है, प्रमोशन कर सकता है. नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट. अगर मार्केट में कंज्यूमर ही नहीं है तो क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या मैनेजमेंट, क्या फाइनेंस, ऑल सच थिंग्स आर यूजलेस. तो हम आज बात करने वाले हैं कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन की, अबाउट द कंज्यूमर्स राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट लॉज बनाए हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट और जल्दी से रिवाइज करते हैं चैप्टर नंबर 12. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जब हम इस टर्म की बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बेसिकली this act was formed, consumer protection act was formed by the government just to safeguard the interest of the consumers. देखिए consumers different type of consumers होते हैं. that can be an individual, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जो different goods and services को परचेज करते हैं. तो just to protect the interest of these consumers हमने consumer protection के बारे में पढ़ाना है और consumer protection act कि किन कंडीशंस के अंदर, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन. हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत ही क्यों है. हमने बात की कि बिजनेस कब ग्रो करेगा, प्रॉफिट कब अच्छा होगा, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, सब कुछ हमने डिस्कस किया कि मैनेज करना है ताकि बिजनेस सर्वाइव करे, ग्रो करे. बट हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात ही क्यों कर रहे हैं. व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड? Because some rights are violated on the part of the business entrepreneurs. जो business organization है वो भी कुछ violations करते हैं और consumer भी अपने rights का कई बार ध्यान नहीं रखते. They are ignorant about their rights. Some unfair practices have been followed by the producers. वहाँ पर कुछ adulterate goods, hazardous goods वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो रिसोर्सेज वो यूज कर रहे हैं वो फेयर नहीं है. तो जो अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स होती हैं उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. और कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, डिफरेंट प्राइस चार्ज करना, कम क्वांटिटी दे देना, उनके इंटरेस्ट में किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस ही नहीं करना, हम उनको ऐसी चीजें दे रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. तो दिस इज द एक्सप्लॉयटेशन बाय द प्रोड्यूसर ऑन देयर पार्ट कि वो ऐसी चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं जो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उन्हें धोखा दे रही हैं. तो दैट इज व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड. कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत तो है, उसके लिए कंज्यूमर के कुछ राइट्स फ्रेम किए हमारी गवर्नमेंट ने कि कंज्यूमर के पास ये राइट्स हैं. बिसाइड दीज 4 राइट्स कंज्यूमर के पास और भी राइट्स हैं, बट मेनली हम बात करेंगे राइट टू सेफ्टी. कंज्यूमर हैज अ राइट टू यूज सेफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसे सेफ गुड्स एंड सर्विसेज मिले जो उसकी हेल्थ को हार्म ना करें. इसीलिए हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है एज अ कंज्यूमर कि जब भी हम कुछ ऐसे गुड्स परचेज करें, जैसे हम इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें या हम फूड आइटम्स की बात करें, तो हम उसकी इंस्ट्रक्शंस, उसके ऊपर गिवन इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली रीड आउट करें कि वो हमारे लिए सेफ है या नहीं है. वी हैव द राइट टू सेफ्टी. अगर किसी ने हमारी सेफ्टी को हार्म करने की कोशिश की है तो वी कैन फाइल सूट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सेलर, चाहे वो कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हो. तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि अगर हमें राइट का पता है तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ठीक है. सेकंड इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. तो ये किसी भी प्रोड्यूसर के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है कि जब भी वो कुछ सेल कर रहा है किसी भी कंज्यूमर को तो उससे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू दैट इंडिविजुअल अबाउट इट्स बेनिफिट्स और इट्स हार्म्स. Right to choose. Consumer has the right to choose among the given goods and services. उसका right है कि जो उसको अच्छा लगे वो उसको choose कर सकता है. No one can force him to buy or not to buy a particular good or service. And right to be heard. अगर कोई भी consumer किसी good or service से satisfied नहीं है तो they have the right to file complaint. They have right to raise their voice against that discrimination or that exploitation. और अगर कोई consumer इस तरीके से voice raise कर रहा है तो they have the right to be heard in the market. They have the right to file suit.
They have the right to seek redressal under our 3-tier district state और national forum, जो भी हमारी 3-tier जुडिशरी है उसके अंडर कंज्यूमर के पास राइट है कि अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो उन्हें उसके लिए जस्टिस मिले। तो दीज आर द कंज्यूमर राइट्स। तो बिसाइड दीज राइट्स कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं कि उन्हें खुद क्या करना है। दे शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कि कौन से गुड्स हमारे लिए हेल्दी हैं या हमारे लिए प्रोटेक्टेड है या नहीं है। वी शुड ऑलवेज बाय गुड्स विद डिफरेंट मार्क्स ऑन दैट कि फूड प्रोडक्ट है तो कौन सा मार्क होना चाहिए, अगर हमारा इलेक्ट्रिकल गुड है दैट शुड बी ISI मार्क। ये हमने सब कुछ पढ़ा। तो अंडर कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहेंगे कि दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड दे शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। फॉलो इंस्ट्रक्शंस। कंज्यूमर कभी भी कोई गुड एंड सर्विस परचेज करता है तो दे शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन दैट कि वो कैसे यूज करना है। इफ दैट इज पॉसिबल फॉर द कंज्यूमर ओनली देन ही और शी शुड बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्हें दी जाती हैं रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज से दे शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, otherwise the seller will not be responsible for any harm. File complaints, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी भी बेसिस पे उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया है, कोई एडल्ट्रेट गुड्स प्रोवाइड किए गए हैं, कोई हजार्डस गुड्स दिए गए हैं, तो दे हैव द राइट टू फाइल कंप्लेंट। और अगर वो अकेले वॉइस रेज नहीं किए जाते तो उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी सेटअप की जाती हैं। कुछ अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स होते हैं जो अकेले अपनी आवाज नहीं उठा सकते, उनके लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म की जा सकती हैं जिसकी हेल्प से वो अपने अगेंस्ट होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को, अपने जितनी भी उनके हार्मफुल इफेक्ट्स उनके ऊपर रहे हैं उनके लिए अपनी वॉइस रेज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की थी कंज्यूमर के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को हम फॉलो करेंगे, एक्ट बनाएंगे, रूल्स रेगुलेशंस के अंडर काम करेंगे तो बिजनेस प्रैक्टिसेस भी फेयर रहेंगी, कंज्यूमर भी सेफ रहेंगे और मार्केट में एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा अमंग बायर्स एंड सेलर्स। क्योंकि जब हम किसी भी गुड को परचेज करते हैं, अगर एक बार हमें किसी बायर से कुछ ऐसा एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटी होती है या किसी अनफेयर मीन्स से वो हमारे से कुछ ज्यादा पैसे ले लेता है या कुछ एडल्ट्रेट गुड्स दे देता है, कोई भी अनफेयर मीन्स फॉलो किया जाता है तो हमारा जो ट्रस्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा तो बिजनेस प्रैक्टिसेस भी फेयर होंगी, सेफ भी रहेंगे और ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा। ठीक है, अगर किसी भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो देयर आर द डिफरेंट वेज टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर। हम कोर्ट्स में अपने कोई भी सूट फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, एज आई टोल्ड यू कि कुछ अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स होते हैं जो के लिए वॉइस रेज नहीं कर सकते, तो उनके लिए कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जाती है जिनके बिहाफ पे, जिन कंज्यूमर्स के बिहाफ पे वो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी वॉइस रेज करती हैं। गवर्नमेंट लॉज, गवर्नमेंट ने हमारे ऐसे लॉज बनाए हुए हैं कि किस टाइप के प्रोडक्ट होने चाहिए, क्या प्राइसेस होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो फूड ग्रेड प्रोडक्ट पूरा सारी टेस्टिंग को पास करके ही मार्केट में आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट लॉज हैं। नेक्स्ट आता है अवेयरनेस प्रोग्राम्स। हम अपनी जो भी कंज्यूमर्स हैं उन्हें अवेयर करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम उन कंज्यूमर्स को अवेयर करा सके कि जब भी वो कुछ गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं उन्हें किस तरीके से परचेज करना चाहिए या उन्हें किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ठीक है, कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसी होती हैं जो मिसलीडिंग होती हैं, जिन्हें देख कर के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें ये गुड परचेज करना चाहिए, बट वो मिसलीड करती हैं किसी भी कंज्यूमर को। तो ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन से हमें कंज्यूमर्स को अवेयर कराना है कि वो उनके धोखे में ना आए। तो जब हम कंज्यूमर कोर्ट की बात करते हैं, जब हम रिड्रेसल की बात करते हैं, तो कंज्यूमर हैज अ राइट टू सीक रिड्रेसल, तो हमारी 3-tier रिड्रेसल फोरम आता है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, Consumer Protection Act 2019. Consumer Protection Act was initially passed by central government on 24 December 1986. But later on in 2019, the Ministry of Law and Justice passed new act, that is Consumer Protection Act. ये रीफ्रेम किया गया था, इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, ठीक है, रिवाइज किया गया था। तो एज पर दिस एक्ट कोई भी कंज्यूमर अगर उसकी कोई ग्रीवियंसेस हैं, कुछ कंप्लेंट्स हैं, तो दे कैन फाइल सूट अगेंस्ट दिस 3-tier जुडिशियल मशीनरी। 3-tier क्यों बोला गया है? बिकॉज डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे हमारे अलग अलग कमीशन है, फॉरम्स हैं जिनके अंडर हम कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है, लेट्स डिस्कस।
सबसे पहले कोई भी कंज्यूमर इफ दे हैव एनी ग्रीवियंसेस दे कैन फाइल अ कंप्लेंट इन डिस्ट्रिक्ट फोरम और डिस्ट्रिक्ट कमीशन वैल्यू ऑफ अप टू 1 करोड़। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर्म किया जाता है। किसी भी कंप्लेंट जिसमें कोई भी वैल्यू 1 करोड़ तक या उससे कम है उस कंप्लेंट की वैल्यू, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइल की जाएगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। और ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन फॉर्म करे जहां पर लोग अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। दैट डिस्ट्रिक्ट कमीशन शुड बी हेडेड बाय अ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर कोई भी एग्रीव पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से तो दे कैन मूव टुवर्ड्स स्टेट कमीशन और स्टेट फोरम, जहां पर वो अपनी कंप्लेंट को आगे फॉलो कर सकते हैं विद इन 45 डेज। जब यहां पर डिस्ट्रिक्ट फोरम में उनका डिसीजन आ जाएगा और इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड with the decision of district commission so they can appeal in state commission within 45 days of that final जो result था। तो स्टेट कमीशन में जो हमारी कंप्लेंट की वैल्यू होती है, जो अमाउंट की वैल्यू होती है, दैट शुड बी 1 करोड़ टू 10 करोड़ हेडेड बाय जज, और ये स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, इसका लेवल डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट लेवल, ये हमारी हायरार्की फॉर्म होती है कि अगर हम यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है तो मूव कर सकते हैं, और यहाँ पर हम वो कंप्लेंट्स फाइल करते हैं जिनकी वैल्यू 1 करोड़ टू 10 करोड़ होती है। ठीक है, ये हर स्टेट में फॉर्म किया जाता है। और इफ एनी अग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ स्टेट कमीशन दे कैन फाइल अनदर केस और अपील इन नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज। अगर वो इनके किसी भी जो उन्होंने डिसीजन लिया है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो दे कैन अपील इन नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज ऑफ दैट डिसीजन। और ये नेशनल लेवल पे फॉर्म किए जाते हैं, हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज, इनके हेड होते हैं। और यहाँ पर बेसिकली नेशनल कमीशन में वो कंप्लेंट्स फाइल की जाती हैं जिनकी वैल्यू अबव 10 करोड़ होती है, अप टू 1 to 10 एंड अबव 10। बट अगर डिस्ट्रिक्ट पे कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो दे कैन फाइल कंप्लेंट इन स्टेट कमीशन, और स्टेट में भी अगर उनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो नेशनल कमीशन। स्टिल अगर कोई भी एग्रीव पार्टी नेशनल कमीशन के डिसीजन से जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो दे कैन फाइल देयर अपील कंप्लेंट इन सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज ऑफ द फाइनल जजमेंट। ठीक है, तो ये एक हायरार्की फॉर्म होती है। सबसे पहले कोई भी कंज्यूमर जिसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जो भी कोई अपनी कंप्लेंट फाइल करना चाहता है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में करता है, फिर स्टेट, फिर सुप्रीम नहीं आएगा, यहाँ पे नेशनल कमीशन आएगा, देन सुप्रीम कोर्ट अगर इनसे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो। ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये रिड्रेसल मशीनरी क्यों फॉलो की गई थी? जस्ट टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनफेयर मीन्स और टू एंश्योर फेयर रिड्रेसल की, बिकॉज दे हैव द राइट टू बी हर्ड और दे हैव द राइट टू सेफ्टी। वो अपनी सेफ्टी में, अपनी इंफॉर्मेशन में, अपनी किसी भी राइट के अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ मिसलीडिंग था, कुछ अनफेयर था। तो उन अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये 3 टायर जुडिशियल मशीनरी फॉर्म की हमारी गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो अगर अंडर दिस मशीनरी कोई भी वायलेशंस होती हैं जो हमारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बने हुए हैं, और कोई भी अगर उन रूल्स, रेगुलेशंस को वायलेट करता है तो अंडर दैट कुछ पेनल्टीज हैं, फाइन अप टू 10 लाख रुपीज और जेल अप टू 2 ईयर्स। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो कंज्यूमर है, उसने किसी शॉप से कुछ गुड्स परचेज किए, वो एडल्ट्रेट थे, एक्सपायर्ड थे, या कोई भी रीजन की वजह से वो हमारे लिए सही नहीं थे। सबसे पहले तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाइल परचेजिंग सच गुड्स एंड सर्विसेज वो उन गुड्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक करे, उसका लेबल चेक करे, उसकी डेट चेक करके ही परचेज करे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वी शुड गेट कैश मेमो, तभी हम उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल कर सकेंगे। अगर हमारे पास कैश मेमो ही नहीं है तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि हमने इस पर्टिकुलर डेट पे ये गुड इस शॉप से परचेज किया था? तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम सही गुड सही तरीके से परचेज करें, सारे रूल्स को फॉलो करके। और जब हम वो गुड्स परचेज करें, हमारे पास कैश मेमो है और हमारा वायलेशन हो रहा है, हमारे साथ अनफेयर मीन्स फॉलो किए जा रहे हैं, हमें कोई हार्म हुआ उस गुड्स को यूज करने की वजह से, तो वी हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल। हम किसी भी कोर्ट में, किसी भी कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और किसी भी वायलेशन के लिए जो पेनल्टी हो सकती है वो फाइन हो सकता है
10 लाख तक का, उसमें किसी भी करप्ट इंडिविजुअल को 2 इयर्स की जेल भी हो सकती है, और जिस तरीके का हार्म हमें पहुंचा है उसके अकॉर्डिंग उनकी पेनल्टीज होती हैं, ठीक है, कि दे कैन रिप्लेस दैट प्रोडक्ट, और उन्हें कोई फाइन कम देना है, ज़्यादा देना है, वो डिपेंड करता है उस हार्म पे कि किस लेवल का हार्म किसी भी कंज्यूमर को हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर्स दे हैव राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैसे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो यू ऑल्सो आर अ कंज्यूमर, बी अवेयर अबाउट योर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड होप यू फाइंड इट यूजफुल. If yes, go follow.